था। कहा गया था आपसे कि जब दो प्राथमिक रंग समान मात्रा में मिलाए जाते हैं तो वे उत्पन्न करते हैं, आपको आंसर करना था वे क्या उत्पन्न करते हैं। पहला है तृतीयक रंग, सेकंड आपके पास है द्वितीयक रंग, थर्ड है आपका सन्निकट रंग और फिर है एक वर्ण यानी कि मोनोक्रोमेटिक कलर। आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 75 और आपने आंसर क्या किया था कि जब हम दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो हमारा कौन सा रंग बनता है, द्वितीयक रंग बनता है। और यहीं पर हम लोगों ने टीजीटी का वो क्वेश्चन भी देखा था जहां पर आपसे पूछा गया था कि द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, ऑप्शन में था जब दो प्राथमिक रंग मिले तो जो नया रंग मिल करके बने उसी को क्या कहता है, उसी को क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग के नाम से जानते हैं। आपका 75 का आंसर बी हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 और आज से अपना ये सेशन शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है क्या, प्रांग रंग योजना में कौन से रंग प्राथमिक माने जाते हैं। अभी कल हम लोगों ने मुंसल के अकॉर्डिंग प्राथमिक रंग पढ़ा था और हमने पढ़ा था मुंसल के अकॉर्डिंग प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, लाल, पीला, हरा, नीला और बैगनी। यहाँ पर प्रांग के अकॉर्डिंग पूछा गया, प्रांग के अकॉर्डिंग प्राथमिक रंग कितने हैं, आपका 3 है, 3 प्राथमिक रंग हैं। पहला लाल, नीला, हरा, सेकंड है लाल, पीला, नीला और थर्ड है लाल, पीला, हरा और आपका लास्ट है लाल, नारंगी और नीला। आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास लाल, पीला, नीला है यह हमारा प्राथमिक रंग है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, प्रांग के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा बी हो गया। आगे देखिए 77 कहा गया कुपोषण का त्रिक योग क्या है, ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एक बार पहले भी देखा है, जैसे हम लोग डबल बर्डन तो पढ़ते ही हैं, है ना, कि भारत कुपोषण का दोहरा भार है ना, डबल बर्डन उठा रहा है, एक अति पोषण और दूसरा अल्प पोषण, है ना। एनसीईआरटी की लाइन है, बड़ी पॉपुलर है। तो यहाँ पर डबल नहीं, यहाँ ट्रिपल बर्डन की बात की जा रही है। अब ट्रिपल बर्डन क्या है, तो दो तो वही है, अल्प और अति वाला, अर्थात अल्प पोषण, दूसरा अति पोषण और ये जो तीसरा है ना जिसको हम लोग छिपी भूख यानी हिडन हंगर के नाम से जानते हैं, ये है। अर्थात भारत ये 3 तरीके का बर्डन झेल रहा है माल न्यूट्रिशन का, ओवरवेट, अंडरवेट और एक आपका है हिडन हंगर जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी व्यक्ति में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कहा गया खाद्य मिलावट का मतलब है। 2021 का क्वेश्चन, अभी कल हम लोग फूड एडल्ट्रेशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा था फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, खाद्य मिलावट या खाद्य अपमिश्रण का मतलब क्या होता है। तो बस कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें से उसकी बहुमूल्य चीज को, बहुमूल्य तत्व को बाहर निकाल लेना, अथवा जो आपका खाद्य पदार्थ है उसमें कोई निम्न क्वालिटी की, निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु मिला देना, दोनों ही क्या है, फूड अडल्ट्रेशन है, खाद्य अपमिश्रण है। तो कहा गया खाद्य मिलावट, फूड अडल्ट्रेशन का मतलब है पहला, खाद्य में हानिकारक या निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ मिलाना, उच्च तापमान पर खाना पकाना, भोजन को फ्रीज करना या खाद्य को अच्छे तरीके से पैक करना। आंसर क्या हो जाएगा, आपका खाद्य में हानिकारक या निम्न गुण वाले पदार्थ को मिलाना। 78 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया। ठीक है, आगे चलिए 79 कहा गया कौन सा खाद्य संवर्धक सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। अगर फूड एडिटिव की बात करें, देखिए कौन सा फूड एडिटिव यानी खाद्य संवर्धक सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकने के लिए, मतलब अब सिंपल सी बात है ना, अगर आपके खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव डेवलप होंगे तो पॉइजनस एलिमेंट बनाएंगे, आपका फूड खराब होगा, उस खराब फूड को आप खाएंगे तो आप खराब होंगे यानी कि बीमार होंगे, सिंपल है। तो यहाँ कहा गया कि ये जो फूड एडिटिव्स मिलाए गए हैं ये क्यों, ये मतलब ये क्या रोकने के मिलाए गए हैं, पहला प्रिजर्वेशन के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, रंग बढ़ाने के लिए, इमल्सिफायर। हालांकि फूड एडिटिव का जो रोल होता है ना वो स्वाद को बढ़ाना, रंग को बढ़ाना, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि लिख दिया गया है तो सिंपल सी बात है भाई, हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक रहे हैं, इसका मतलब हम फूड प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, खाद्य संरक्षण कर रहे हैं। 79 का आंसर हमारे पास ए हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 80, हैकअप हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इज मेनली यूज्ड फॉर, पहला है फूड लेबलिंग, दूसरा है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल
एनालिसिस या मार्केटिंग ऑफ फूड। एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, है पूछा जाता है हैकअप का फुल फॉर्म ही क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई खाद्य सुरक्षा से संबंधित है? तो हम लोग आंसर करते हैं हैकअप, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। फुल फॉर्म क्या है? तो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है। इसके स्टेप नेट में बहुत पूछे जाते हैं चरण को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या कि ये क्या करता है? क्या ये लेबलिंग का काम करता है या ये खाद्य सुरक्षा मैनेजमेंट करता है? तो आप आंसर करें ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। आगे चलिए 81 देखिए, खाद्य सुरक्षा क्या सुनिश्चित करता है? फूड सिक्योरिटी इंश्योर। अच्छा, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, फूड सेफ्टी अलग चीज होती है, फूड सिक्योरिटी अलग चीज होती है। बेशक यहाँ पे खाद्य सुरक्षा लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों का मतलब अलग होता है। फूड सेफ्टी अलग चीज है, फूड सिक्योरिटी अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि खाद्य सुरक्षा क्या सुनिश्चित करता है? फूड सिक्योरिटी इंश्योर, पहला पर्याप्त और सुरक्षित खाद्य उपलब्ध, दूसरा केवल खाद्य उत्पादन, केवल मूल्य नियंत्रण या केवल खाद्य मिलावट को खत्म करना। आंसर क्या होगा? हालांकि जब हम लोग बात सिक्योरिटी की करते हैं ना, तो आपको याद है 2024 में ही नेट का एक क्वेश्चन पूछा गया था फूड सिक्योरिटी को लेकर, ना कि सेफ्टी को लेकर के, ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर के पूछा गया था। फूड सिक्योरिटी क्या है? तो एक प्रकार का आश्वासन एक प्रॉपर जनसंख्या के लिए कि उसको आर्थिक या भौतिक या किसी अन्य रूप से खाद्य पदार्थ की कमी नहीं होगी, इसी को फूड सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब भोजन सुरक्षित है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, भोजन ही नहीं है तो उनको नहीं मिल पाएगा। तो जब ये आश्वासन है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? सिक्योरिटी मतलब हमारे पास है कैसे? जैसे आप देखिए, अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो आप पहले क्या करते हैं? आप 1 महीने की सिक्योरिटी आपसे आपका लैंडलॉर्ड जमा करवा लेता है। मतलब जो आप रेंट दे रहे हैं वो तो जमा ही करेंगे, 1 महीने की सिक्योरिटी भी करवा लेता है कि इन केस आप कुछ तोड़ फोड़ दिए तो वो पैसा है उससे वो बनवाएगा, है ना। तो ऐसे ही फूड सिक्योरिटी भी है, मतलब इस बात का आश्वासन है, एक ऐसा ये टर्म है जो ये बताता है कि आर्थिक तौर पर या फिजिकली पर्याप्तता को लेकर के एक निश्चित पॉपुलेशन है जो कि सिक्योर है, उसी को फूड सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी डिफरेंट है। फूड सेफ्टी ये बताता है एक प्रकार का आश्वासन कि ये फूड आइटम आप खाइए, आपके शरीर को हानि नहीं होगी, है ना। ये फूड सेफ्टी है। और जो पर्याप्तता को लेकर के था वो फूड सिक्योरिटी था। मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा क्या सुनिश्चित करता है? आंसर तो हमें मिल गया कि, ठीक है, आंसर क्या मिल गया? हमें मिल गया पर्याप्त और सुरक्षित खाद्य उपलब्धता। 81 का आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया, ठीक है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 82 है क्या? एक 10 वर्षीय बच्चे में वृद्धि अवरुद्ध, यौन परिपक्वता में देरी और भूख न लगना है। प्रयोगशाला रिपोर्ट में सीरम जिंक कम है, मतलब जिंक की मात्रा उसके शरीर में कम है, ठीक है। तो क्या कारण इसका बन सकता है? पहला है आपका जिंक विषाक्तता, जिंक की कमी, सल्फर विषाक्तता या सल्फर की कमी। फटाफट से आंसर कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है, उसमें जिंक कम है जिसकी वजह से उसका ग्रोथ स्लो है, अवरुद्ध हो रहा है, यौन परिपक्वता उसकी देरी से आ रही है, तो ये सब क्या है? ये जिंक की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफिशियंसी ऑफ जिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। 82 का आंसर हमारे पास बी हो गया। 83 देखिए, कहा गया वीगन आहार, और आप लोगों से मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछा था वीगन डाइट, है ना, वीगन डाइट दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर भी किया था, जल्दी से एक बार फिर से कर दीजिए। अगर मैं वीगन डे पूछूं तो वीगन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आया क्वेश्चन, वीगन आहार विटामिन B12 की कमी पैदा कर सकता है। कारण, विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से केवल पशु आधारित खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है ना कि विटामिन B12 का जो स्रोत है वो है क्या? एनिमल, ठीक है। और वीगन डाइट में एनिमल वाले ही सोर्सेस को बिल्कुल बैन किया जाता है। वीगन डाइट शाकाहारी ही है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली कोई भी
वस्तु इंक्लूडिंग दूध, शहद, ये भी नहीं यूज किया जाता है। दूध या दूध से बनने वाला कोई पदार्थ यूज नहीं किया जाता है। तो आप आंसर क्या कर देंगे? 1 नवंबर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आंसर क्या कर देंगे कि यह दोनों सही है और व्याख्या भी हमारी सही है। 83 का आंसर ए हो गया। आगे चलिए 84 देखिए, कहा गया डैश आहार उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए अनुशंसित है। डैश मतलब डाइटरी अप्रोचेस फॉर स्टॉप हाइपरटेंशन, है ना। हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए जो डाइटरी आहारी अप्रोच किया जा रहा है ना, उसी को शॉर्ट फॉर्म पे डैश डाइट कहते हैं। तो ये भी हम जान रहे हैं, अभी हमने कल भी देखा था। डैश आहार किसके लिए? तो डैश आहार उच्च रक्तचाप के पेशेंट के लिए होता है। तो ठीक है, इसमें सोडियम और प्रसंस्कृत खाद्य अधिक होते हैं। आप ये बताइए, हम लोग फूड प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे ना, और फूड प्रोसेसिंग में हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे, जिस खाद्य पदार्थ पे जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी उस खाद्य पदार्थ की न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी कम होगी। याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो उच्च रक्तचाप का व्यक्ति है उसको हम सोडियम वगैरह नहीं देते हैं। इसीलिए तो अचार वगैरह या ये जो सॉसेस हैं ये हम बैन करते हैं, क्योंकि अचार है, सॉस है, इन सब में नमक ज़्यादा होता है। नमक ज़्यादा इसका मतलब सोडियम भाई ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये तो गलत है, लेकिन ये सही है। असर्शन सही है, रीज़न गलत है। अर्थात आंसर हमारा 87 84 का क्या हो गया? सी हो गया। असर्शन सही है लेकिन रीज़न हमारे पास गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 85, लो प्रोटीन डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, फिर आपका कीटोजेनिक डाइट और डैश डाइट। सबसे पहले हमने डैश डाइट के बारे में ही बात की है, तो हमें बिल्कुल याद है, एकदम ताजा ताजा भी हम पढ़ रहे हैं। डैश डाइट किसके लिए होता है? उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए होता है। ठीक है, तो डी को हम लोगों ने मैच कर दिया 4 से, यहाँ और यहाँ। ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत बार पूछा गया और हमें पता है। सीलियक रोगी को हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, हमने इसको किससे के मैच कर दिया? इससे मैच कर दिया। हमें ये भी पता है कि हम कम प्रोटीन किस में देते हैं, तो जो किडनी की समस्या होती है तो हम लोग प्रोटीन को लिमिटेड कर देते हैं, है ना। अर्थात लो प्रोटीन डाइट हम किस में दे रहे हैं? हम दे रहे हैं लो प्रोटीन डाइट किडनी रोगी को। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास बचा क्या? हमने पहले को तीसरे से मैच, हमने पहले को किससे मैच किया? तीसरे से मैच किया। ठीक है, फिर हमने दूसरे को किससे मैच कर दिया था? दूसरे को हमने चौथे से मैच किया। ओके, अब दूसरा, अब देखिए अब हमें मिल तो रहा नहीं है, अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन बेस्ड जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। अब देखिए हमारे पास बच क्या रहा है? डैश डाइट। अब हमें 2 मिल गया है। ठीक है, हमें क्या मिल गया है? 2 मिल गया है, एक हमें ये मिल गया, एक हमें ये मिल गया। अब कीटोजेनिक डाइट जो है इसको हम किससे मैच कर लें? हम इसको यहाँ पर मिर्गी से मैच कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारा अच्छा देखिए यहाँ पे मिल भी तो रहा था। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या हो गया? ए, आपका ए हो गया। पहले को किससे मैच किया गया? पहले को क्रॉनिक किडनी फेल्योर से मैच किया गया, फिर जो आपका बी है इसको चौथे से मैच किया गया, जो सी है इसको हमने किससे मैच कर दिया? जो सी है इसको मिर्गी से, एपिलेप्सी से, और डैश को हाइपरटेंशन। आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 आंसर हमारा ए हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मान लीजिए इनकेस नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। ठीक है, अब मान लो ये तो मिल गया, अगर नहीं मिलता, कुछ ऊपर नीचे अगर हमें लगता, तो हम लोग जो कोड सबसे पास का होगा उसी कोड को आंसर कर लेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है, हाँ, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 86 है क्या? आपके पास यहाँ पर आहार को उसकी विशेषताओं से मिलाना है, और मैंने एक दिन आपको होमवर्क भी दिया था कि आप टाइप ऑफ वेजिटेरियन देखिएगा, है ना, जो शाकाहारी हैं वो कितने प्रकार के हैं। देखिए ये सब आपके शाकाहारियों के ही प्रकार हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर जो 86 है ये सब आपके पास शाकाहारी के प्रकार हैं। अब देखिए एक है लैक्टो वेजिटेरियन। लैक्टो वेजिटेरियन ऐसे शाकाहारी होते हैं जो प्लांट वाली तो सारी चीजें खाते हैं लेकिन अंडा भी खा लेते हैं बेचारे। ठीक है, इनको लैक्टो वेजिटेरियन कहते हैं। ठीक, सुन लिया, लैक्टो वेजिटेरियन मतलब ऐसे वेजिटेरियन जो कि वेजिटेरियन है तो प्लांट तो खाएंगे ही, सारे सारे खा रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो एग भी ले लेते हैं। ठीक है, ओके, क्या ले लेते हैं? एग ले लेते हैं। ठीक, सॉरी, ये लैक्टोज ये डेयरी से संबंधित है। ठीक है, और ये जो आपका
ये लैक्टो का मतलब लैक्टोज, अर्थात ये क्या करते हैं, ये जो दूध या दूध के प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करते हैं अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं। जबकि ये जो आपके पास ओवो वेजिटेरियन है यह केवल एग को शामिल करते हैं, मतलब बाकी प्लांट खाएंगे, प्लांट बेस खाएंगे और अंडा खाएंगे। जबकि ये जो आपके पास ये वाले हैं ना, जो आपका ये वाले लोग हैं तीसरे, जिसको क्या कहा जा रहा है, जिसको लैक्टो ओवो कहा जा रहा है, ठीक है। लैक्टो ओवो वेजिटेरियन ये सभी पशु उत्पाद को एक तरीके से शामिल करते हैं, और जो वीगन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये सभी पशु उत्पाद को वर्जित करते हैं। वीगन वाले कुछ नहीं खाते, न दूध खाते हैं, न दूध से बनने वाला कोई प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखिए हमारा आंसर होना चाहिए था पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और यहाँ पर तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, बट वो हमारे पास है नहीं, ठीक है। ओके, वो हमारे पास मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। कहा ये जा रहा है 87 में, सीलियक रोगी के लिए कौन सा आहार मुख्य रूप से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ओके, कहा यह जा रहा है कि सीलियक रोगियों के लिए कौन सा आहार मुख्य रूप से निर्धारित किया जाता है। कीटो, तो कीटो वेट लॉस के लिए होता है। ग्लूटेन फ्री, आंसर होगा हाँ। जो ये आपका ग्लूटेन फ्री डाइट है यह क्या है, यह हमारा सीलियक रोगी होता है, जबकि ये आपके हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और डैश डाइट ये जो हाई बीपी वाले होते हैं या उच्च रक्तचाप वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बढ़िया होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 88। एटकिंस आहार, अच्छा एक चीज पहले आप लोग यही बता दिए, एटकिंस आहार किसके लिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि कीटो वेट लॉस के लिए है, ग्लूटेन सीलियक रोगी के लिए है, ये जो पैलियो डाइट है ये जिसको भूमध्य रेखी आहार कहते हैं हिंदी में, हिंदी मत ध्यान रखिएगा, इंग्लिश याद रखिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे, ये हृदय रोगियों के लिए बढ़िया होता है। और डैश डाइट उच्च रक्तचाप के लिए होता है। वैसे ही एटकिंस किसके लिए होता है, आप तुरंत आंसर करेंगे, एटकिंस कीटो ये दोनों ही वेट लॉस के लिए हैं, वजन को घटाने के लिए, वजन को नियंत्रित करने के लिए। तो कहा कि एटकिंस आहार मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, उच्च प्रोटीन कम कार्बोहाइड्रेट सेवन, सेकंड उच्च रेशा सेवन केवल पौधा आधारित खाद्य पदार्थ, उच्च वसा या कम प्रोटीन आहार। आंसर क्या होगा, एटकिंस ये हाई प्रोटीन लो कार्ब पर फोकस करता है। 88 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक एक केस है, ठीक है, और वो केस क्या है, एक डेनिम फैक्ट्री को फेडेड और मुलायम जींस बनानी है। ओके, एक फैक्ट्री है, डेनिम, डेनिम जान ही रहे हैं, 12 बुनाई का सूती धागे से बना हुआ एक मोटा कपड़ा जो अपने तिरछे प्रभाव के लिए जाना जाता है। सारा शब्द क्वेश्चन है, सुन लीजिए। डेनिम क्या है, तो डेनिम सूती धागे से 12 बुनाई से बुना हुआ कपड़ा है जो कि अपने तिरछे प्रभाव के लिए जाना जाता है, ठीक। अच्छा, 12 बुनाई ही तिरछी है, ठीक है, तो उससे बने हुए जितने भी कपड़े होंगे उस पर तिरछा प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो कहा गया एक डेनिम फैक्ट्री है, ठीक है, वह फेडेड और मुलायम जींस बनाती है। अब कौन सी फिनिशिंग उस पर की गई है जिसकी वजह से वो फेड टेक्सचर मिला हुआ है, आपका स्टोन वॉश, एम्बोजिंग या सींजिंग सनफ्राइजिंग। तो ये तो भाई न सिकुड़ने का प्रमाण है। सींजिंग सतह पर जो रोए हैं उसको झुलसाने से संबंधित है। एम्बोजिंग ये उभार देता है, उभरा हुआ प्रभाव देता है। स्टोन वॉश एक ऐसा वॉश है जो जींस पे या डेनिम पे करते हैं और इससे जहां पे आप स्टोन वॉश कर देंगे वो रंग क्या हो जाएगा, वहां रंग फेड हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर